This is part 2 of the series which we are doing, in which we are going to discuss the solution of prelims 2025. And actually में what we are doing is कि क्या अप्रोच रहती है जब हम प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करते हैं, क्या थॉट प्रोसेस रहनी चाहिए, क्या कैसे एनालिसिस करते हैं क्वेश्चंस को, है ना। तो इससे पहले वाली वीडियो में 30 क्वेश्चंस तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम 31 to 70 क्वेश्चंस। सो शुरू करते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। अब इसमें क्या करना था कि तीनों स्टेटमेंट देखने। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी एक्ट। तो एक तो यूट्यूबर्स जो बोलते हैं ना, एनी जहाँ भी दिखे उसको कैंसिल कर दो। पॉलिटी में वो वाली चीज़ नहीं चलती, है ना। पॉलिटी में खूब एक्सट्रीम वाले स्टेटमेंट ओनली और एनी, ये आपको स्टेटमेंट्स में मिल जाएंगे। तो पॉलिटी में वो चीज़ नहीं चलती। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली में सही है। इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है? दूसरा है। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट, ये सही है। तो दिस इज नेगेटिव, मेरा ये गलत हुआ था। ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन, इस बार रिविजन नहीं कर पाए थे। फॉरेस्ट सर्विस का जो है रिजल्ट 19th में को आया था एंड आई हैड ओनली 5-6 days टू प्रिपेयर फॉर दिस अटेम्प्ट, बट स्टिल आई एम स्कोरिंग गुड इनफ मार्क्स टू क्लियर प्रीलिम्स। कोई ज़रूरी नहीं है ये सही होता तो भी, आई हैव नो वरीज अबाउट इट। बट इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और 3 सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। 20 का आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 अगर हम देखें तो 32 में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्क्रिप्शन में हमको क्या दे रखा है? द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर ए फोर्ट एंड द स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क। ये बिल्कुल सही बात है ना। इतनगर जो इसकी कैपिटल है वो फोर्ट के एक फोर्ट है, उसके ऊपर इसकी कैपिटल का नाम है और इसमें 2 नेशनल पार्क है। तो ये स्टेटमेंट सही है। लकीली आई गॉट दिस करेक्ट, है ना। तो थोड़ा बहुत लक आपके साथ होना चाहिए, अदरवाइज मुझे गलत हो जाता है। अब नागालैंड जो है, नागालैंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नहीं आई है। 1962 में एक एक्ट हुआ था, उसके थ्रू नागालैंड बना था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 371 आया था, तो उसमें इसको स्पेशल स्टेटस दिया था बस, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है नागालैंड वाला। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा इनिशियली ए पार्ट सी स्टेट, इट बिकेम ए सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956 एंड लेटर अटेन्ड द स्टेटस ऑफ ए फुल फ्लैश्ड स्टेट। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा। लकीली आई गॉट इट करेक्ट। तो थोड़ा बहुत लक आपके साथ होना चाहिए, है ना। तो ये मेरा सही हुआ एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे 100% श्योर था और पता था। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। द इंटर स्टेट काउंसिल, कौन कौन सी, इसमें क्वेश्चन ये है 33 क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव वर एस्टेब्लिश्ड एज पर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक तरीके से, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। एंड आई न्यू इंटर स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 263 के अंडर, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये इसका ओनली 1 आंसर हो जाएगा। तो 33 का आंसर हो जाएगा ओनली 1। तो ये ओनली 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 34 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 34, अब ये वाला क्वेश्चन जो है 34 वाला मेरा सही होना चाहिए था, क्योंकि इतना साल से हम प्रीलिम्स दे रहे हैं, 3 बार प्रीलिम्स निकल चुका है, तो इस बार ये करेक्ट होना चाहिए था। बट अगेन लैक ऑफ रिवीजन कॉस्ट मी दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टेन स्पेयर्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एक्ट्स इन हर ओन डिस्क्रिशन। तो ये आर्टिकल 163 में ये चीज़ मेंशन है ना। तो आपको आर्टिकल्स याद होनी चाहिए। तो अगर पॉलिटी का ठीक ठाक रिवीजन होता तो ये सही हो जाता कि एक्सप्लिसिटली हाँ मेंशन है आर्टिकल 163 में। तो ये स्टेटमेंट इसका सही है। अब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज हर ओन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज हर कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। तो अगर कोई बिल जो है गवर्नर को रिजर्व करके प्रेसिडेंट को देना होता है ना। डायरेक्टली प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का बिल रिजर्व नहीं कर सकता है, उसको गवर्नर के थ्रू आना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है इसका, है ना। तो स्टेटमेंट गलत, सेकंड गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये हमारा नेगेटिव हो गया था। ठीक है। थॉट प्रोसेस ये है कि आपको पॉलिटी के क्वेश्चन में आर्टिकल याद होने चाहिए और जो बुक में लैंग्वेज दी गई है वो याद होनी चाहिए, है ना। उसके बेसिस पे आप पॉलिटी के क्वेश्चन निकाल सकते हो। और गवर्नर और प्रेसिडेंट इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि गवर्नर जो है वो बहुत न्यूज़ में है। तमिलनाडु में अभी इशू हुआ था कि गवर्नर ने 1 साल तक उनकी स्टेट लेजिस्लेचर के बिल्स जो है वो पास ही नहीं करे, है ना। उनको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिजर्व कर दिया, तो वो बिल एक तरीके से पास ही नहीं हो रहे हैं, एक्सेंट नहीं मिल रहा है उनको गवर्नर का।
तो इसलिए गवर्नर प्रेसिडेंट पे सवाल आना बहुत ही प्रेडिक्टेबल था। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेटेड अंडर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक स्पेयर्स ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही है ये शायद आर्टिकल 50 है ना। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ रिच हेरिटेज और आवर कंपोजिट कल्चर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है ये, और ये इसके तीनों स्टेटमेंट सही है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है पॉलिटी का, इजी क्वेश्चन था, आराम से किया जा सकता था, है ना। इसमें कोई ऐसा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने पॉलिटी की बुक पढ़ी है और रिमोटली भी अगर आपको चीज़ें याद है तो ये क्वेश्चन हो सकता था। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ़ एन एरिया इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th शेड्यूल, तो उस केस में क्या होता है, द स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज एंड द लोकल बॉडी एज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये टोटल एडमिनिस्ट्रेशन वाला सीन नहीं होता है, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर अगेन टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई टोटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेता है, इसका डी आंसर है। तो ये बेसिक कॉमन सेंस और एलिमिनेशन से हो सकता था। क्या है इसमें एक्सट्रीम वर्ड है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं लेता है ना। पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी जो बॉडीज़ बनती है, ऑटोनोमस काउंसिल जो बनती है इन एरियाज़ में, उनको पावर दे दी जाती है ना। बट स्टिल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल इनमें होता है। अब 37 अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 37 में ये मुझे अच्छे से पता था, इसलिए इसका आंसर डी है। तो ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड ये शायद हैवी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कोयर बोर्ड ये शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और ये बिल्कुल गलत मैच किया हुआ है ना। तो ये मिस मैच है, इसका आंसर डी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा करेक्ट हो चुका है। देखो अब पहले मेरे कितने सारे नेगेटिव हुए थे, लेकिन ये जो इजी क्वेश्चन है ये मैंने करेक्ट कर दिया, और आगे भी ऐसे बहुत कम नेगेटिव है इसके बाद, तो हमारा कवर अप हो गया था। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब इसमें द लिस्ट वन यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट with respect to which of the above ratification by legislature of not less than 1/2 of states is required before presenting the bill to president for assent। तो ये जो है होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, उसमें एक तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, और एक होता है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ लेजिस्लेचर्स, है ना, वो चाहिए होता है। तो अब क्या है कि हाफ लेजिस्लेचर्स के लिए ये चीज़ें बिल्कुल पॉलिटी लक्ष्मीकांत में मेंशन की गई है कि कौन कौन सी चीज़ों को, कौन सी सब्जेक्ट्स हैं, कौन सी चीज़ों को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर चाहिए होता है। तो उसमें 1 और 2 है, 3 नहीं है ना। कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस बिना रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर्स किया जा सकता है। तो इसका 1 और 2 करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए था वो 1 और 2 होना चाहिए था, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। ये सीधी सिंपल लैंग्वेज जो पॉलिटी लक्ष्मीकांत में दी गई है उससे ये क्वेश्चन हो सकता था। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस। तो ये बिल्कुल सही है ना। नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए आंसरेबल नहीं होता है। अगर ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए आंसरेबल होता तो बार बार गवर्नर को कोर्ट में ले जाएंगे, और अगर बार बार गवर्नर को कोर्ट में ले जाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड जो होता है वो गवर्नर होता है ना। जो नॉमिनल हेड होता है, जैसे प्रेसिडेंट होता है इंडिया का नॉमिनल हेड, एग्जीक्यूटिव हेड, ऐसे ही स्टेट में गवर्नर होता है। तो गवर्नर को इस तरह की इम्यूनिटीज़ दी गई है, ठीक है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज आर टर्म ऑफ ऑफिस। ये बिल्कुल इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, रटा हुआ होना चाहिए ये सब पॉलिटी में। मेंबर्स ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। तो हाउस में कुछ भी बोलते हैं उसके लिए उनको आप कोर्ट में उनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। तो हाउस में जो भी बोलते हैं उसको लेकर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, लेकिन जो है स्पीकर उसको सस्पेंड कर सकता है। तो स्पीकर के पास पावर होती है, कोर्ट में नहीं ले जा सकते आप उसको। तो ठीक है, तो ये तीनों करेक्ट हैं, इसका आंसर डी ही होगा। तो ये हमारा सही हो गया था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 देखते हैं तो 40 क्वेश्चन है, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या करना था, देखो, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इन आवर कंट्री। तो ये जो बोर्ड है ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस इसको रेगुलेट नहीं करता है ना।
तो अगर ये रेगुलेट करने लग गया ना तो क्या हो गया, सोशलिज्म टाइप की चीज़ आ गई। तो ये तो फ्रीडम दिया जाता है ना, कितना प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये कोई प्राइवेट कंपनी है, मान लो रिलायंस है, वो प्रोड्यूस कर रही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वो प्रोड्यूस कर रही है, तो वो बोर्ड नहीं डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, वो खुद डिसाइड करते हैं, तो उनको ऑटोनॉमी होती है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है इसमें, 2 और 3 सही है। तो ओनली 2 इसका आंसर होना चाहिए था, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये हमारा नेगेटिव हुआ था एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है अब ये तो एक स्टेटमेंट से हो जाएगा, नहीं इसमें क्या देखना है, नॉट करेक्ट वाले ना। तो पंचायत सेट ऑल इंटरमीडिएट लेवल्स एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स, ऐसा नहीं है। अगर आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक देखोगे तो उसमें पता लगेगा कि कुछ स्टेट्स में 3 लेवल पे पंचायत है और कुछ स्टेट्स में 2 लेवल पे पंचायत है ना। तो इंटरमीडिएट स्टेट पे जो है वो हर स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करती। टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ ए पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल ए पर्सन शुड अटेन अ एज ऑफ 30 ईयर्स, ये गलत है, बिल्कुल फैक्चुअल है ये। और इसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट कॉन्स्टिट्यूट कमीशन नहीं, ये गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन। तो ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट हुआ है बिल्कुल एग्जाम में भी। देखो यहाँ पे अब हमारे नेगेटिव कम होना शुरू हो गए हैं, है ना। बिम्स्टेक वाला तो मैंने ज़बरदस्ती गलत कर दिया। अब मैं बताऊँ मेरे साथ एग्जाम में क्या हुआ, शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू बिम्स्टेक। इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल 2025। बिम्स्टेक 7 मेंबर है, ठीक है, ये मुझे पता था। ढाका डिक्लेरेशन से नहीं आया था और 1997 में नहीं आया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखने चाहिए जब भी आप बिम्स्टेक पढ़ रहे हो। तो 1997 और बैंकॉक डिक्लेरेशन उसके अंडर बिम्स्टेक बना था। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, ठीक है, और करेक्ट पूछ रहा है 2 गलत है, तो हमारा ए और बी नहीं होगा। नाउ आई हैव 50% चांस कि ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये सारे मेंबर्स है, 3 मुझे पक्का पता है कि 3 इसमें आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ, ये चेक करना है कि ये है कि नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं। इन बिम्स्टेक द सबसेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग हेल्ड बाय इंडिया। तो इनिशियली आई थॉट कि नहीं इंडिया ने हेल्ड नहीं किया होगा, तो मैंने गलत कर दिया और उसका आंसर डी हो जाना चाहिए था। लेकिन बाद में जब मैंने सेकंड इटरेशन में जब गोले भरना शुरू किया ना, देखो मोस्टली जो टॉपर्स होते हैं और मोस्टली जो प्रीलिम्स क्लियर कर रहे होते हैं वो पहले गो में बबल नहीं भरते हैं। अगर मैंने बबल भर दिया तो मैं उसको मिटा के वापस नहीं भर सकता हूँ, तो वो मेरा गलत हो चुका है। दोबारा दिमाग में आपको पेपर करते टाइम कोई चीज़ याद आ जाए और आप उसको चेंज करना चाहते हो ना, तो वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि मैं सेकंड इटरेशन में जब सॉल्व कर रहा होता हूँ ना, और जब बबल भरने होते हैं, तो उस टाइम पे मैं कुछ आंसर्स चेंज कर देता हूँ। तो उसका नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। तो इस केस में मुझे नुकसान हो गया। अगर मैं डायरेक्टली डी लगा देता ना तो मेरा सही हो जाता, बट वहाँ ज़्यादा दिमाग लगा दिया कि नहीं टूरिज्म इंडिया के अंडर होगा 1 और 4 करके, तो ये मैंने नेगेटिव कर दिया ज़बरदस्ती वाला। अब 43 देखते हैं। ये 43 मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट नहीं आएगा, बाकी तीनों ने, तो इसका आंसर 2, 3, 4 होगा। सो ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है ना। तो ये आप फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। 43 हो गया। 44 वाले में क्या है, 44 वाले में ये बहुत ही न्यूज़ में रहता है बार बार, गगन है ना, एक डॉकिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इसी से रिलेटेड हुआ था, इसरो का। तो ये न्यूज़ में बहुत रहता है। तो इट वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही है। तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन यूजेज अ सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशंस टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गगन। गगन है ना, तो गगन में 3 स्टेटमेंट देख रखे हैं। इट इज़ डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, सही है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है। बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है ना। तो 1 और 2 तो पक्का करेक्ट है आपको। तो 1 और 2 अगर पक्का करेक्ट है तो 1 इसमें नहीं है और 2 इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब आंसर या तो ए होगा या डी होगा। तो इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन, बट ओनली इन एविएशन नहीं भाई, अदर सेक्टर्स में भी करेगा। तो 3 इसका आंसर नहीं होगा। तो 1 और 2 अगर करेक्ट है तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 44 वाला हमारा करेक्ट हो चुका है। 45 वाला मैंने अटेम्प्ट किया था और ये भी, इसमें भी खैर ये तो फैक्चुअल था, अब ये अटेम्प्ट करना था, नेगेटिव हो गया। तो ये मुझे पूरा आइडिया नहीं था ऐसे कि इंडिया ने को चेयर किया था। तो आई थॉट कि हाँ इंडिया ने को चेयर किया होगा, इससे पहले भी इंडिया ब्लेड्सले डिक्लेरेशन जो हुआ था उसमें भी गई थी। तो ठीक है, इंडिया ने को चेयर किया था, स्टेटमेंट 1 मैंने सही मान लिया था। देन अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज यूएस एंड यूके ऑल्सो साइन द डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई। तो एक्चुअली यूएस एंड यूके ने साइन नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत था। इसका आंसर होना चाहिए था ए, ठीक है। तो ये 45 वाले का जो आंसर है वो ये है। अब हम 46 क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल है,
ये मैंने सॉल्व ही नहीं किया, इसको मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप सर्च करोगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने ये नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक्स वाला। अब ये ऑन द लाइन अगर आपका रिवीजन है तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप को सॉल्व कर सकते थे। कुछ चीज़ें मुझे याद थी पर सारे फैक्ट्स में मुझे याद नहीं थे। पहली बात तो 16th समिट हुई थी और रशिया में हुई थी चेयरमैनशिप, रशिया की चेयरमैनशिप में हुई थी कजान में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, 1 वाला। तो जिसमें 1 नहीं है उसको हम काट सकते हैं। इंडोनेशिया जो है फुल मेंबर ब्रिक्स का बना है कि नहीं बना है? बिल्कुल नहीं बना है ना, तो ये दूसरा इनकरेक्ट हो गया। अब ये जो थीम वाली चीज़ है ना, थीम, तो इस बार वाला जो ब्रिक्स समिट था उसका थीम यही था, तो 1 और 3 इसका आंसर होगा सी, ठीक है। तो ये हमारा 47 हो गया। ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था तो आई हैड नो वरीज अबाउट इट। अब मैंने 48th क्वेश्चन अटैम्प्ट किया लोकपाल से रिलेटेड। तो लोकपाल से रिलेटेड हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, बाहर जो पोस्टेड है उन पे भी लोकपाल की पावर अप्लाई होती है। सेकंड हम देखते हैं द चेयरपर्सन और ए मेंबर शैल नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज़ टू बिकम चेयरपर्सन। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। द चेयरपर्सन और ए मेंबर, ये बड़ा फैक्चुअल दे दिया ना, 45 ईयर्स। तो आई एम लाइक कि यार 45 ईयर्स का तो कोई लॉजिक है ही नहीं, बट एक्चुअली में आप देखो यूपीएससी आपको धड़ाम से गिरा देता है। आपको लगेगा नहीं यार 45 गलत दे रखा होगा, मे बी 60 एज होगी, 62 एज होगी, 65 एज होगी, बट इसमें 45 एज थी और ये स्टेटमेंट सही था। मैंने इसको गलत मान लिया, आपका क्वेश्चन खत्म, आपका गलत हो चुका है, नेगेटिव है, ठीक है। लोकपाल कैन नॉट एक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल गलत है। एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू लोकपाल प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी करप्शन की इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है। तो स्टेटमेंट डी, जो स्टेटमेंट 3 इसका करेक्ट है, तो आंसर ए होना चाहिए था, मैंने डी लगाया था तो हमारा नेगेटिव हो गया ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 48 तक हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है खो खो वाला, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, इसको हम लीव कर सकते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो भी बहुत ही फैक्चुअल और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। जो बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है तो वो तो नेगेटिव होना ही है ना। और हमेशा जब भी पेपर हम अटैम्प्ट कर रहे हैं तो पेपर अटैम्प्ट करते टाइम ये चीज़ याद में रखना है कि हाँ ठीक है यार 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 90 अटैम्प्ट करेंगे बहुत है, 90 में से 60 करेक्ट कर देंगे, 13 करेक्ट कर देंगे, निकल जाएगा आपका 100 के आसपास 98 to 100 मार्क्स आएंगे, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो हमेशा ये लेके चलो कि अगर 10-12 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल नहीं आते हैं तो भाई छोड़ दो, नेगेटिव करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। थोड़ा भी गैस नहीं लग रहा है, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है तो छोड़ो उसे। क्वेश्चन नंबर 51 हम करते हैं। विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है ये बहुत ही न्यूज़ में रहता है, सेबी इसको मैनेज करता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को। तो अब ये बार बार न्यूज़ में रहता है तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए था। तो मुझे पता था ये धीरे से बिल्कुल अच्छे से थे कि हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल ये दोनों हैं, बॉन्ड्स और स्टॉक जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 52 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो ये दोनों चीज़ें मुझे पता थी, ये दोनों नहीं है, लेकिन इसमें मुझे डाउट था। अब ये मैंने कैसे रिकॉल किया? प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, ये बाजीराम का एक टेस्ट दे रहा था मैं, तो मुझे रिकॉल हो गया कि एक टर्म होती है स्नीगर का टाइप से, तो उसमें मनी प्रिंट करने पे भी आरबीआई को जो है इनकम होती है। तो अब इस केस में क्या हुआ कि जब मैं रीट्रेशन कर रहा था ना, मैंने इसमें सर्कल लगा लिया, अब मैं रीट्रेशन कर रहा हूँ तो आई एम लाइक कि 1 2 आंसर होगा या 1 2 4 आंसर होगा। तो आई रियलाइज्ड एंड आई रिकॉल्ड दैट कि हाँ 1 2 एंड 4 इसका आंसर होगा, क्योंकि उस टेस्ट सीरीज में एक ऐसा वर्ड था जिससे प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स भी आरबीआई की इनकम का सोर्स होता है। तो इसको डिटेल में बाद में पढ़ लेना, एग्जाम में हमारे पास सिर्फ इतना ही टाइम होता है सोचने का। नाउ आई एम श्योर कि इसका आंसर डी ही होगा, तो मैंने इसका आंसर डी लगाया, ए नहीं लगाया। तो हमारा 52 करेक्ट हो गया। 53 भी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, 53 का आंसर ओनली 1 है। तो ये जो है इसमें ये वाला करेक्टली मैच हो रखा है, बाकी 2 करेक्टली मैच नहीं है। तो ये मुझे पता था, इसलिए इसका आंसर मैंने सही ये लगाया था एग्जाम में, इसमें कोई गैस करने की कुछ ज़रूरत नहीं थी। तो देखो कहीं पे आपको एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, कहीं पे आपको फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, कहीं पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो पूरा पेपर ऐसे मिक्स हो क्या रहा है। तो अगर आप सिर्फ एलिमिनेशन ट्रिक्स सीख लेते हो यूट्यूब से तो आपका प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला है किसी भी हालत में।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये इसमें ऑल द लिस्टेड कंपनीज ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। ठीक है, ये पता था, ये सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। नाउ अगेन ये वाला क्वेश्चन मैंने रीट्रेशन में सही किया है, वैसे मेरा गलत होने वाला था ये। अब देखो क्या है, स्टेटमेंट 1 है इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। तो ये पहले एग्जेम्प्टेड था, लेकिन फरवरी में जो है टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। तो आई थॉट कि यार पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री पे तो टैक्स लगेगा, है ना, तो पोल्ट्री पे टैक्स लगेगा, दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ये स्टेटमेंट गलत, मेरा सवाल तो हो गया ना, ये स्टेटमेंट सही है इसका मतलब, तो ये गलत है, ये सही है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, 1 इज़ नॉट करेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर नहीं होगा। तो ये मैंने सेकंड इटरेशन में करेक्ट करके और इसका आंसर डी लगाया था, आई रिमेंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर, इंडिया इज़ अ रिसोर्स रिच इन ऑल द 30। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो गया अब आपका, सारे 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो है उसमें इंडिया रिसोर्स रिच नहीं है भाई। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जैसे लिथियम है ना, कोबाल्ट है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिसमें इंडिया रिसोर्स रिच नहीं है। तो उसका आंसर सेकंड जो है स्टेटमेंट गलत है, 1 एंड 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 1 एंड 3 स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 56। अब अगर हम 57th वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो अब ये जो 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आना शुरू हुए ना, तो ये थोड़ा अब यूपीएससी गूगली डालने लग गया है 3 स्टेटमेंट के साथ। तो आपको 3 स्टेटमेंट देगा और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एज रिगार्ड रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क एज स्टॉक होल्डर्स। तो ये स्टेटमेंट दिया है, अब दोनों स्टेटमेंट चेक करने हैं। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू ए कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर ओनर्स। तो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी ओन करते हैं, बॉन्ड होल्डर्स को जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती है ना, कूपन्स मिलते हैं, तो वो लेंडर है, और ये स्टेटमेंट सही है। फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय कंपनी। तो ये बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। तो अब इसमें आंसर यही हो जाएगा कि 1 एंड 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, है ना। दोनों चीज़ें हैं, उसी वजह से बॉन्ड होल्डर्स को जो है प्रायोरिटी दी जाती है जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है, और उनका जो है पैसा लो रिस्क पे रहता है। तो उनकी जो लेंडिंग है लो रिस्क पे रहती है, उनको सबसे पहले लिक्विडेशन के टाइम पे बॉन्ड होल्डर्स को पैसा मिलता है। ठीक है, 58 वाला देखते हैं अब हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। बिल्कुल सही है। India's stock market has grown rapidly in recent past, even overtaking Hong Kong's at some point of time. ये भी स्टेटमेंट सही है। There is no regulatory body। अब इससे इसी क्वेश्चन क्या होगा, है ना। तो इसमें स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, तो 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो 3 इनकरेक्ट है तो 1 एंड 2 करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एलिमिनेशन से ही हो रहा था सीधा सीधा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 अगेन 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। बिल्कुल सही है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट्स। बिल्कुल सही है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वेस्टेज रिड्यूस हो गया, रॉ मटेरियल का यूज रिड्यूस हो गया, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है इनका यूज़ होकर स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन हो जाता है। तो उसका आंसर ए ही होगा, ये हमारा करेक्ट है, ये नेगेटिव नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 60 ये है कि इसमें हमको एक ही स्टेटमेंट देखना है, 2 स्टेटमेंट तो सही है ना, एक स्टेटमेंट देखना जो गलत कौन सा है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, ये गलत है। कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट होती है। लाइबिलिटी कब क्रिएट होती है, जब हम लोन लेते हैं और बाद में फ्यूचर में उसकी इंटरेस्ट हमको देनी होती है। अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे लोन पे तो लाइबिलिटी नहीं क्रिएट होती है गवर्नमेंट के लिए। तो इसका स्टेटमेंट का आंसर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, तो 3 इनकरेक्ट है, तो ए बी और सी हम ऑप्शन काट सकते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 60 वाले का। अब 61 से लेके 40 तक हम 61 से लेके 100 तक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक अपलोड कर दूंगा, तो लिंक टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं पीडीएफ जो भी लेक्चर ले रहा हूँ उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। ठीक है।